Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन इन वन शॉट. यस, एक लेक्चर में आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे बच्चे. इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो. ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. अब देखो बेटा, ये जो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, ये वाला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल कंसाइज वे में और इस तरीके से कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगते हैं बिल्कुल उस टाइप से. तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं छुई है तो डोंट वरी, इसको कर लो बेटा जी. आप एनसीईआरटी जो आपके सीबीएसई के जो पेपर्स होते हैं इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. ओके, बट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए देखिए. सबसे पहले आते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर पर. जो बेटा आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये. और ये चैप्टर जो होता है ये 3 to 4 मार्क्स का आता है पेपर में. 3 to 4 मार्क्स का ये पेपर में आएगा. ठीक है, इससे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी इसके दौरान मैं बता दूंगी. तो बेटा जी आपको क्या करना है, अगर देखिए अगर कोई बच्चा कि जिसने ऑर्गेनिक ढंग से ना पढ़ी हुई हो, अगर वो वन शॉट कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा. क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि इस वन शॉट में मैं थोरोली कंप्लीट करूंगी आपकी एनसीईआरटी. ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको ये लेक्चर देखना है, अपनी एनसीईआरटी बुक रखनी है. उसके बाद में आप देखोगे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पढ़ना है, फिर नोट्स से पढ़ना है. एक बार आप बुक भी गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं. देखो बेटा 3 से 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो आपका आखिरी वाला जो पार्ट है डीडीटी वाला, ठीक है, वो पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया है. ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है क्योंकि वो याद करने वाला ज्यादा पोर्शन इन लोगों ने अभी के जो आपके 2021 के जो पेपर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स उनके लिए हटा दिया है. ठीक है, तो वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है. तो चलो देखो बेटा जी, सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हो या फिर इसके बाद वाला है एल्कोहल फिनॉल ईथर्स या फिर आपका इसके बाद वाला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और एमीन. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप कॉमन पाओगे सारे चैप्टर में वो आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन. दूसरी चीज पढ़ाते हैं नॉमेनक्लेचर. देखिए बेटा, जो क्लासिफिकेशन है उससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पेपर में ये जो आपके 5 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक के जो सेकंड पार्ट है यानी कि पार्ट 2 है आपका सीबीएसई का, ये कंटेन करता है आपके 28 से 30 मार्क्स तक. ठीक है, अब 28 से 30 मार्क्स जो है इसमें मेनली जो पोर्शन आ रहा है वो आपके इन ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स का आ रहा है. तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि ये जो आप पढ़ रहे हो इसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, नहीं. जो चैप्टर है वो कनेक्टेड है और मैं भी बिल्कुल कनेक्टेड वे में ही पढ़ाऊंगी. ठीक है, जैसे कन्वर्जेंस आपको करनी है. देखो बेटा जी, आपको लग रहा होगा कि मैं स्टार्ट क्यों नहीं कर रही चैप्टर. दिस इज बिकॉज कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको चैप्टर करने कैसे हैं. ठीक है, जो एमाइंस तक का जो पोर्शन है वो इंटरकनेक्टेड है तो आपको इंटरकनेक्टेड वे में ही पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कन्वर्जेंस, कंप्लीट द रिएक्शंस और मैकेनिज्म अच्छे से कर पाओ. ठीक है, अगर कोई बच्चा एक चैप्टर करके जाता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर लेगा तो नहीं, ही इज रॉन्ग और शी इज रॉन्ग. ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बेटा जी. तो आपका लक है अगर बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज ऑर्गेनिक सब समझने की है. तो चलिए समझते हैं. रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है. एंड आई प्रॉमिस यू विल स्कोर गुड. ठीक है, इसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट आएगा, उनको देखिए, करिए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल स्कोर गुड. ठीक है, अब आते हैं बेटा जी सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से. जो है वो हर एक चैप्टर का हम क्लासिफिकेशन, जो पहला पोर्शन होगा वो क्लासिफिकेशन का होगा. तो ये मान के चलिए क्लासिफिकेशन से कोई सवाल नहीं आता, लेकिन बस कन्वीनियंसेस के लिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं. इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा नॉमेनक्लेचर, उससे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा आपका. ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे मान के चलिए कि नॉमेनक्लेचर का 1 से 2 नंबर का पक्का है. नॉमेनक्लेचर बिल्कुल वही है जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, नथिंग न्यू. ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं
तो जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगी वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स करूंगी, ठीक है। 3 पार्ट में मैं इसको क्लासिफाई कर सकती हूँ। जैसे कि जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। जो हेलोजन एटम है वो कितने हैं, ठीक है, इसके बेसिस पर। अगला जो है कि आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन जो है वो आपका sp3 अगर है, यानी कि sp3 कार्बन से आपका कोई हेलोजन अटैच हो। और आखिरी जो आता है बेटा जी आपका है कि sp2 कार्बन से कोई हेलोजन आपका अटैच हो, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। बेटा हेलोजन एटम के बेसिस पर अगर जाऊं तो 2 तरीके के होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 पार्ट है, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा जी जो आपका हेलो एल्कीन है इसमें अगर आपका एक हेलोजन अटैच है, यानी कि मान लीजिए आपका ये है, इस तरीके से है, ठीक है। तो जब एक हेलोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्कीन, ठीक है, मोनो हेलो एल्कीन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए Br अटैच होता तो मैं कहूंगी मोनोब्रोमो एल्केन है ये, ठीक है। अब देखो मान लीजिए 2 अटैच हो, तो अगर मान लीजिए 2 आपके अटैच हैं कुछ इस तरीके से है, CH2 यहाँ पर भी X, यहाँ पर भी H, तो 2 अटैच है तो क्या हो गया जी, डाई हेलो एल्कीन, ठीक है। 3 अटैच हो तो ट्राई हेलो एल्कीन, 4 हो तो टेट्रा। समझ के बाद अब आते हैं हेलो एरीन्स पर। देखिए बेटा जी अगर आपका ये जो बेंजीन है इस पर एक हेलोजन अटैच हो तो वो होता है आपका मोनो हेलो एरीन। अगर 2 हेलोजन अटैच हो तो डाई हेलो हो गया, 3 हो तो ट्राई हेलो हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। देखो डन, ओके। अब आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन से कनेक्टेड है आपका कोई भी हेलोजन। तो इसमें आते हैं बेटा जी आपके 3 टाइप के। एक सबसे पहले आ गया एल्काइल हैलाइड। अब इस एल्काइल हैलाइड में देखिए बेटा ध्यान से समझना इस पार्ट को। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका जो कार्बन है, जो हेलोजन है, वो यहाँ पर ये इस 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन का मतलब समझिएगा वो कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन से अटैच है, वो 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री का मतलब होता है वो कार्बन जो एक और कार्बन से अटैच है, ठीक है, वो होता है आपका 2 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री होता है बेटा जी वो कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है। एक मिनट बेटा जी मैंने यहाँ शायद कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पर ये जो है ये 2 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी का मतलब होता है जो 2 कार्बन से अटैच हो। हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। हेलोजन जब एक कार्बन उसी कार्बन से अटैच है और ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो तो 1 डिग्री। अगर कार्बन जो हेलोजन है वो उस कार्बन से अटैच हो जो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, और एक जो हेलोजन है वो उस कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कई बार क्या होता है बेटा जी सवाल बहुत ही सिंपल दे देता है आपको कि आपसे ये पूछ ले, बहुत ही सिंपल, कि वो आपसे पूछ ले कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, ठीक है। मान लीजिए कंपाउंड दे दिया आपको, एक क्वेश्चन करा देते हैं यहीं पर। मान लीजिए आपको कंपाउंड दे दिया, ये दे दिया आपको, ये यहाँ पर ये एक यहाँ हेलोजन अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो कार्बन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखिए बेटा जी ये जो है ये एक ही कार्बन से अटैच है ना, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री। ये जो है ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री। ये भी 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। ये बेचारा एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। समझ गए मेरी बात? अब देखना
एक और सवाल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कार्बन 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 और कार्बन और ये है आपका, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका ये हेलोजन लगा हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाए बेटा जी कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो देखना ये एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ओ ओ ओ ओ ओ ओ तीन कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री, ठीक है। ये बेचारा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये बेचारा कार्बन 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, ये टर्मिनल वाला है तो 1 डिग्री। यानी ये तो क्लियर हो गया कि टर्मिनल वाले 1 डिग्री होते हैं, ठीक है, क्लियर, डन। ये आपसे पूछ सकता है। और बेटा जी कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि आपको भी हेलोजन का पता लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स अटैच है, हाँ एक्स ही अटैच था, ठीक है, तो ये वाला जो हेलोजन है ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी से, ये टर्शियरी से। सवाल आएगा तो आप समझ जाएंगे। सवाल में आपको जो आपको लिंक है, जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं, ये हो गया sp3 वालों का। अब इसके बाद बेटा जी देखिए लास्ट वाले पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा इसमें आपके 2 तरह के और आते हैं, इसको मैं रिमूव कर दूं, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, बोर्ड चाहिए होगा मुझे तो इसीलिए। एल्लाइलिक हैलाइड, बेटा जी जो एल्लाइलिक हैलाइड होगा वो होता है, देखिए बेटा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन, ये कार्बन देखना बेटा जी, यहाँ पर ये हेलोजन से अटैच है, ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम एल्लाइलिक हैलाइड, ठीक है। और इसको प्रिसाइजली ठीक से लिखूं तो ये कुछ इस तरह से है, CH2CH और ये यहाँ पर हो गया आपका CH2 और यहाँ पर ये मान लीजिए क्लोरीन मैंने लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम एल्लाइलिक क्लोराइड, ठीक है, क्लियर। यानी कि हेलोजन किससे अटैच है, हेलोजन किससे अटैच है, sp3 कार्बन से। बेटा जी इसकी भी एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है, बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं अभी हम, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, पर धीरे धीरे ना, एकदम से नहीं पढ़ा सकती। देखो तो sp3 कार्बन बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ये याद रखना जी, जब कार्बन जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है, यानी कि जिन हाइड्रोजन से कार्बन मान लीजिए हाइड्रोजन से अटैच है तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड ही होंगे सारे, ठीक है, तो वो sp3 होगा, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये sp2 हो गया। मान लीजिए ये देखिए ये एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये sp2, ये भी एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये sp2। जब सारे सिंगल तो sp3, एक डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2, 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो sp, क्लियर, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp, ठीक है। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हो ये sp3 है, sp3 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 sp3, जब सारे सिंगल तो sp3, दोबारा बता रही हूँ, सारे सिंगल sp3, एक डबल sp2, 2 डबल या एक ट्रिपल तो sp, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एल्लाइलिक हो गया बेटा, एल्लाइलिक के बाद आता है आपका नेक्स्ट बेंजाइलिक, ठीक है, एल्लाइलिक के बाद आपका नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा जी बेंजाइलिक हैलाइड होता है, मान लीजिए ये आपका बेंजीन मैंने बना दिया, ठीक है, ये बेंजीन यहां पर अटैच है एक कार्बन से, अब देखिए ये है और इस कार्बन से अटैच है कोई हेलोजन, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है बेटा जी इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, क्लियर, याद रखिएगा अभी जब SN1 SN2 पढ़ेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन है, और हेलोजन अगर बेंजाइलिक पोजीशन से अटैच हो तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, क्लियर। अच्छा बेटा इसमें आ गया आपके 2, एक हो गया आपका विनाइलिक, ओहो ओहो बहुत नखरे विनाइलिक के, तो देखो विनाइलिक, यार ये क्या हो गया है, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा जी आपका एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होगा जब डायरेक्टली आपका sp2 कार्बन से हेलोजन अटैच हो, जैसे कि अगर ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से क्या है बेटा जी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो विनाइलिक, ठीक है।
अच्छा बेटा, इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बेटा, जो एराइल हैलाइड होगा वो होगा बेंजीन से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हैलोजन, तो वो क्या होता है आपका एराइल हैलाइड होता है। क्लियर? तो यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ यस 3 थिंग्स, नंबर के बेसिस पर, ठीक है, कि अगर हैलोजन के जो नंबर है वो एक हैलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, ठीक है। और हमने क्या किया बेटा जी, विनाइलिक सीखा, एलाइलिक सीखा और एराइल सीखा, ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद बेटा जी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेटा जी जो आप 11th में सीखते आए हो बिल्कुल वही है, ठीक है, डोंट वरी, कुछ नया नहीं करना। तो जस्ट टेल मी, आपने सीखा था 11th में नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बोलोगी हमें 11th का तो याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। देखो बेटा जी, जैसे मेरा नाम है तनुजा शर्मा, ठीक है, अब मेरा नाम क्या है, तनुजा शर्मा। मेरा पीएचडी कंप्लीट होगा तो आगे क्या लग जाएगा, डॉक्टर तनुजा शर्मा, ठीक है। या फिर मेरी शादी हो जाएगी तो क्या लग जाएगा, मिसेस तनुजा शर्मा। अभी मैं क्या हूँ, मिस तनुजा शर्मा, ठीक है। तो मेरे नाम के 3 पार्ट हो गए, एक जो बिल्कुल आगे लगा हुआ है, एक मिडिल पार्ट है और एक बिल्कुल लास्ट पार्ट है। अब ये शर्मा कहाँ से आया, यस, शर्मा आया कहाँ से, मेरे पेरेंट्स से। और पेरेंट्स में भी कहाँ से, जो फादर का नाम होता है उसका जो सरनेम होगा, जो भी मेरे पापा का सरनेम होगा वही बच्चों के पीछे लगाया जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो इस बात से समझिए बेटा जी, जो नाम है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है सफिक्स, सफिक्स इज योर सरनेम, ठीक है। सफिक्स से पहले आता है प्रीफिक्स, जो हमारे मम्मी पापा हमारा डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये होता है बेटा जी सबसे आगे वाला पार्ट, ये होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको बदल सकते हैं, हमारे पास पावर है भाई, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो सफिक्स है बेटा जी, इसको बिल्कुल आप सरनेम की तरह ट्रीट करेंगे। सरनेम कहां से आएगा, जो हाई फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी हाई फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सरनेम लगाया जाता है। जैसे कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, एसिड की, एसिड का सरनेम क्या, ओइक एसिड। एल्कोहल क्या, ऑल, ठीक है। कीटोन का क्या, ओन। एल्डिहाइड का क्या, अल। समझ रहे हो, वो उनके सरनेम्स हो गए। लेकिन एक प्रायोरिटी सीरीज आपको पढ़ाई जाती है, मान लीजिए आपका एसिड और एल्डिहाइड दोनों साथ में आ गया, तो एसिड का क्या यूज होगा, सरनेम, ठीक है। ऐसे समझो मम्मी और पापा, अब दोनों में से डिसाइड करना है प्रायोरिटी किसकी, ठीक है। तो जिसका सरनेम अच्छा लगे, ऐसे थोड़ी होता है वो लगा ले, है ना, या तो दोनों ही लगते हैं, ठीक है, या तो दोनों ही सरनेम उठा के लगा लो, वो तो यूजुअल बाहर की दुनिया में होता है। आईयूपीएससी की दुनिया में क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है कि हम हायर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सरनेम लगाएंगे, जो लोअर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, और जो बिल्कुल ही बेकार उनका सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि नाइट्रो विल ऑलवेज एक्ट व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। एल्काइल हैलाइड हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जैसे हेलोजेंस जो होते हैं दे ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा जी प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में कैसे, आपको पता है कार्बन नंबर 1 आया तो मैथ, ठीक है, कार्बन नंबर 2 आया तो एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, अनडेक, दो डेक, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात, बिल्कुल, सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, क्लियर। अब बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप हमेशा ये समझो कि जो हेलोजन है वो क्या होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखना, अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एल प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लियर, डन, समझ में आ गया, हाँ। अच्छा बेटा, और भी बहुत सारे नाम हैं, इसमें आपको बेसिकली आपको ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप भी याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं आपको, नियोपेंटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, ठीक है,
और आपके आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आपको ये सारे ग्रुप याद रखने पड़ते हैं। ये ग्रुप जो है ये मैं लिखे हुए हैं, आपका जो IUPAC का जो PDF जो भी आपकी अपलोड होगी उसमें ये लिखे हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ग्रुप से कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर है, वो मैंने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, और मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस शेयर कर लूंगी। तो बेटा जी कुछ नहीं है नॉमेनक्लेचर में, बिल्कुल वैसा ही है। और अगर मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई नॉमेनक्लेचर कराने तो फिर सारा हो गया वन शॉट। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर आप क्या करेंगे, आप PDF से पढ़ लेंगे एक बार, और PDF से पढ़ने के बाद में जो आपको PDF अपलोडेड होगी क्वेश्चंस की, आप उससे एक बार क्वेश्चंस करके देख लेंगे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर 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 से आएगा। 5 में से जो 5 चैप्टर है आपके, ठीक है, इसमें से किसी का भी IUPAC आपसे पूछ सकता है। डन, एम आई क्लियर टू यू? ओके, अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा जी, उसमें होता है आपका प्रिपरेशन एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो प्रिपरेशन पार्ट है इससे आपके 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। दूसरा पार्ट आता है आपका कन्वर्जन। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि जो एल्कोहल है उसके प्रिपरेशन के 3 मेथड बता दो, 4 मेथड बता दो। ठीक है, हार्डली चांसेस होते हैं कि आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे। वो क्या करता है बेटा जी, आपको भी पता है, मान लीजिए 4 रिएक्शन दे दी, 1-1 मार्क की 1 रिएक्शन है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, सीधे कंप्लीट कर दो या हाँ एक और चीज। इसमें से मैकेनिज्म आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म वाला पार्ट। 2 to 3 मार्क्स की आएगी मैकेनिज्म, अभी कराते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, देखो बेटा जी, अब आती हूँ मैं प्रिपरेशन मेथड पर। प्रिपरेशन मेथड बेटा जी, बेसिकली हमें जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं वो है हमारे 5 प्रिपरेशन मेथड्स हैं। ठीक है, तो 5 में सबसे पहला जो आता है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का आपको पता है सरनेम क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और सरनेम जो होता है बेटा जी यहां से याद रखेंगे ऑल। एल्कोहल का सरनेम क्या है, ऑल। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े बेटा जी। मान लीजिए मेरे पास में एक एल्कोहल है ROH, मैंने मान लिया। ठीक है, ROH है, तो मैं इस पे किस किस की रिएक्शन करा सकती हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, एल्काइल हैलाइड। यानी कि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपको पता है आपका रिएक्टेंट क्या है, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि मेरा रिएजेंट क्या है। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है। तो देखिए बेटा जी, कुछ आपको याद भी आ रहा होगा, जैसे कि HCl plus ZnCl2, HCl plus ZnCl2 डालते बेटा जी, ये क्या एक्ट करेगा, यहाँ पर ना X लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे X कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। और क्या है, NaBr plus H2SO4, ये भी क्या काम करेगा, ये बनाएगा बेटा जी। और बहुत ही बढ़िया PX3 याद कर लो, PCl5 है बच्चा। ठीक है, और आपको एक रिएक्शन आ रही होगी याद, रेड फॉस्फोरस /X2, जिसमें कि X जनरली क्या होता है, Cl2 और आपका I2। ठीक है, Cl2 है और एक मिनट Br2 और I2, Br2 होगा। ठीक है, ओके, एक और रिएक्शन है आपकी SOCl2। अब देखो बेटा, इनमें से ये सब से क्या बना सकते हो आप, RX बना सकते हो। बट आई प्रेफर, जब आप कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन में आपको जो सबसे बेहतरीन जो आपका काम कर जाएगा, जब भी आपको क्लोराइड बनाना हो बेटा जी, तो आप ये थायोनाइल क्लोराइड वाली याद रखो। ठीक है, और क्लोराइड में ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, PCl5 याद रख लो, SOCl2 याद रखो क्लोराइड्स के लिए, ब्रोमाइड्स के लिए और आयोडाइड्स के लिए ये वाली याद कर लो, बस खत्म बात। क्लियर, डन। इनमें से रिएजेंट कौन से, ये वाला रहने दो, इनमें से ये 3 रिएजेंट याद कर लो तो आपका सबका काम हो गया। फ्लोराइड बनाना इतना आसान नहीं होता बेटा जी, इसलिए किसी में भी आपका फ्लोराइड इस तरीके से नहीं बनाया आया है, और कन्वर्जन में भी आपको फ्लोराइड नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने कन्वर्जन के लिए क्या कर लिया, आपने क्लोराइड की 2 याद कर ली, SOCl2 डाल देना है, या PCl3 या PCl5 डाल देना। डन। ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए रेड फास्फोरस के साथ वो गैस डाल देना, जो भी आपको उधर चेपनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा
जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बेटा जी बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, इसमें आपको कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा, कन्वर्जन में भी आ सकता है बट कंप्लीट द रिएक्शन के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे, मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फलाना ढिकना कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, पर आप ये याद रखना जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जी वो हाईली हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। देखो बेटा हमेशा याद रखो कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन उतनी ज्यादा उसमें होने के चांसेस होते हैं। ओके, जिस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है उसके टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि मैं क्लोरीन और मैं इसका और इसका बॉन्ड लगा लूं बेटा जी, ठीक है, यहां और यहां लगा लूं, पोलैरिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो खींचातानी चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, वो ऑक्सीजन उधर से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कार्बन कहेगा मैं ही क्यों दूं हमेशा यार, मेरी तरफ भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे। समझ रहे हो मेरी बात? और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, तो खींचातानी आपस में चलती रहती है इनमें। अब यही जो खींचातानी है इसकी वजह से क्या आती है, पोलैरिटी आती है। तो सामने से जब कोई रिएजेंट आता है तो फटाफट ये सोचते हैं अब झगड़ों से मुक्ति मिल जाएगी, ये रिएजेंट ही कुछ कर सकता है और हमें अलग कर दे। बात समझ में आ रही है? ये भी ऐसे ही चले थे बेटा जी। ठीक है, बेचारा यहाँ फंस गया। ठीक है, कहीं पे शांति नहीं। अब देखो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में कम झगड़ा है। झगड़ा मानो नाम मात्र का है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। झगड़ा नाम मात्र झगड़ा है। ठीक है, तो अब भाई ऐसे घर में जहां झगड़ा ना हो, या ऐसे बॉन्ड में जहां दोनों के बीच में लड़ाई ना होती हो, तोड़वाने में क्या लगेगी, हाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो वो ज्यादा एनर्जी क्या होगी, हम कहां से प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल सही, हीट से वो काम हम नहीं कर सकते। आपको बेटा जी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हीट है आपकी वो कम पावरफुल होती है किससे? यस, सनलाइट से। ठीक है, जो सनलाइट है बेटा उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा पावर होती है रादर देन हीट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो सॉरी आप क्या प्रोवाइड करोगे, उसके रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन यानी कि व्हाट, सन से जो लाइट आ रही है बेटा जी, जो सन से लाइट आ रही है और ऐसी रिएक्शन जो सन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जो सनरेज आ रही है वो क्या है, वो फोटोन ही तो है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने फलाना ढिकना कुछ भी मैंने ले लिया, ये ले लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। मैंने डाला यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाली लाइट HNO। जहां पर भी HNO लिखा हो बेटा जी समझ जाइएगा कि ये काम किसका है, सन का है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और बेटा एक और चीज याद रखिएगा, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है बच्चा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? फ्री रेडिकल होता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए है। अब आगे देखिएगा, जो क्लोरीन होगा वो यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी बहुत सारे चांसेस है उसके पास तो अटैक करने के। तो आप क्या करिए बेटा जी, CH3 CH2 CH CH3, क्लोरीन यहाँ पर भी अटैक कर लेगा। ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोकेटाइन भी ऑफ कोर्स ज्यादा ही स्टेबल होगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा बनेगा। इवन ये प्रोडक्ट भी आपका बेटा जी बन सकता है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद और क्लोरीन भी लग सकते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट आप क्लोरीन का रखोगे बेटा जी उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस मार के कौन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। और ऐसी रिएक्शंस जो है वो होती है FR-SR। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, FR-SR। क्लियर बच्चा? तो अगर आपसे देखो कंप्लीट द रिएक्शन में नहीं पूछेगा, बट दिस रिएक्शन इज, अगर मान लो पूछ भी ली तो कर ही दोगे,
दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, उस हाइड्रोकार्बन को पहले आपको क्लोराइड ब्रोमाइड इसमें लाना पड़ेगा, तब आप इससे किसी में भी अल्कोहल में कन्वर्जन कर सकते हैं, फिर अल्कोहल से आप हायर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हाइड्रोकार्बन से अगर मान लीजिए कोई भी आपसे एसिड पूछ लिया, ठीक है, तो आपका पाथ यहीं से शुरू होता है, ठीक है, कुछ भी समझना है ये रिएक्शन करके, क्लोरीन की अगर रिएक्शन याद है आपको तो कुछ भी बना लोगे उसके बाद, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कन्वर्जन। ओके डन, आगे बढ़ जाए। लिख रहे हो ना बेटा, साथ में लिख लो, मुझे ना बस एक से पानी पीना है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर। हो जो अगला मेथड है बेटा जी, जो अगला मेथड है बच्चा, वो है आपका बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करे। एंड अगेन दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां समझ लो, यहां पर मैं ढंग से समझाऊंगी, जो अगले वाले चैप्टर्स का वन शॉट बनेगा वहां पे आई एक्सपेक्ट यू कि तुम्हें याद हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन जो है बेटा आगे तक मैंने क्या कहा था शुरू में ही, इंटरलिंक है, ठीक है। ओके अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और किसी को धक्का मार के हटा रहा है। सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल उस तरह से, मान लीजिए आपकी सीट पे कोई बच्चा बैठा हो और आप जाके बोले ओए चल हट, मेरी सीट है ये, मेरे को बैठना है यहाँ पर, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या आ रहा है बेटा जी, सब्स्टिट्यूट करने आ रहे हैं। तो समझिए जो आपका बेंजीन है, इस पर दो तरह के ग्रुप लगे हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, हमेशा दो तरह के ग्रुप लगे होंगे। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट, और ये समझ में आ जाएगा इतने अच्छे से कि अगले 5 चैप्टर्स की रिएक्शन आप भी बना लोगे, अब भी, ठीक है, बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से, जो चीज कभी ना समझ आई हो। देखो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, जो ऑर्थो पैरा मेटा करते फिरते हो ना, सब क्लियर हो जाए बेटा यहाँ पर, बस ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है, तो आप समझो बेचारा बोझ लेके घूम रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूं, गिव मी सम इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचो कि जब ये इस पर अटैक करने जाएगा, इस पर अटैक करने जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करने जाएगा बेटा जी, अटैक करने नहीं जाएगा, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा ऐसा होता नहीं है। जनरली जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करती है, ठीक है, बट समझने के लिए कह लेते हैं, ठीक है। तो जब बेटा जी इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो समझिए इस बात को कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पैरा पोजीशन को, ठीक है, फिर किसको करता है, ऑर्थो को। मेरी बात पे यकीन ना हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पैरा को, फिर किसको करता है बेटा जी, ऑर्थो को, ठीक है। यहां पर जो होगा, यहां पर ही आपका चार्ज आएगा, यहां पर और यहां पर, यानी कि ये दो पोजीशंस हैं, ठीक है। अब ये बेचारा भागता भागता पहुंचा, मेरे पास बहुत कमी, मेरे पास बहुत कमी, उसने कहा मैं इलेक्ट्रॉन रिच, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, तेरे ऊपर थोड़ा सा एहसान करके क्या करता, हाँ तेरे से बॉन्ड बनाता, ठीक है। तो क्या होगा बेटा जी, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इस पर और इस पर अटैक हो जाएगा, ठीक है, इस पर, यानी कि पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। बेटा जी ये जो है ये आपका मेजर है और ये जो है ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, जनरली है ये, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना,
अब विड्रॉइंग होगा तो विड्रॉइंग वाला क्या करेगा, अब देखो बेटा जी, डोनेट जब सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा पे करता है तो विड्रॉ भी सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा से करता है। तो जब ऑर्थो पैरा से इसने क्या कर लिया, इसने जितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो ऑर्थो पैरा से खींच ली। तो अब मुझे ये बताओ, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, एज वेल यहाँ पे भी होती है ऑर्थो मेटा पैरा। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसने ये दो पोजीशंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां बची? यस, ऑन मेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर क्या लग गया बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और यहीं पर अटैक होगा तो और कोई जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर एक्सेस में यही बनेगा तो नहीं बनाएंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है बच्चा? ठीक है, गुड। अब बेटा सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशानी आती है वो ये पहचानने में आती है कि ये अटैक तो हम करवा दें। देखो ये याद मत करना कि कौन से ग्रुप में कहां पर अटैक होगा, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें। फिर तो आपने ऑर्थोपैरा कुछ खेल नहीं देखना, क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो कहां अटैक करेगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो यस, विड्रॉइंग है तो कहां अटैक करेगा, मेटा पर। भाई जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ज्यादा वहां जाएगा। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या, मैम ये कैसे पता लगाएं कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन ले रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी, और फिर आप देखकर पहचान लोगे बेटा जी। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा। बच्चों की परेशानी ये है, मीजोमेरिक इफेक्ट समझ नहीं आता, मीजोमेरिक नहीं आता तो सवाल नहीं होते, ठीक है। वो भी इफेक्ट यहीं पर आ जाएगा बेटा जी, ट्रिक में इंक्लूडेड है। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वही होगा जब आपका कोई भी एटम, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो अगर ये बेंजीन से बेटा जी डायरेक्टली अटैच है, या तो फ्लोरीन हो, ठीक है, या तो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या कोई भी हेलोजन हो, तो अगर ये बेटा जी बेंजीन से बिल्कुल डायरेक्टली अटैच हो तो बेटा इनकी मजबूरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया हो, ठीक है, आपने किसी को पैसे दिए हो, उधार पर दिए हो, ठीक है, और वो आपको बार बार टाल देता हो कि नहीं जी मेरे पास तो है नहीं, मैं कहां से दूं। लेकिन आपने एक दिन देख लिया कि ये तो बड़े पैसे, ठीक है। अब जो मना करता है वो कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बेटा सबसे नॉटी एलिमेंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये सामने वाले को मना कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, बेंजीन ने कहा यार तेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या, वो अभी तक मना कर रहा था, लेकिन क्या हुआ है, एक दिन बेंजीन ने देख लिया इसके ऊपर लॉन पे घूमते हुए तीन, तो बोली भाई साहब तेरे पास तो है इलेक्ट्रॉन, ला मेरे को डोनेट कर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब ये बिल्कुल उस तरह से वो उधार दिए थे, अभी तक मना कर रहा था, लेकिन आपने देख लिया उसके पास रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको देने पड़ेंगे ना आपको, है ना, क्योंकि आपने देख लिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखेंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, अगर कोई भी ऐसा डायरेक्टली अटैच है बिल्कुल, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं OH, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मैं लिख दूं NH2, तो क्या है, डोनेटिंग। मैं लिख दूं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्या है, डोनेटिंग। बस खत्म बात, ठीक है। ना मीजोमेरिक ना कुछ, बिल्कुल ध्यान से आराम से छोटे में समझ लो, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मान लो मैंने कहा NHCOCH3 क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, वीकली डोनेटिंग है लेकिन वीक हो गया, कम दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर, डन। अच्छा तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डोनेटिंग में कौन कौन आ गया, OH आ गया, NH2 आ गया बेटा जी, और Cl है, Br है, I है, ये सब आ गए, ठीक है, F है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब विड्रॉइंग में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेटा जी ये आगे तक का मैं यहीं पर पढ़ा रही हूँ, जो आगे जितने एल्कोहल एमाइंस तक भी जो आएंगे वो मैं यही करा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा जी, जब यही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन जो है
ये कार्बन के बाद लगे हों, कार्बन के बेटा जी बाद लगे हों, यानी कि मान लीजिए यहाँ कार्बन है और उस कार्बन के बाद ही आता हो ऑक्सीजन। जैसे कि आपको एग्जांपल दो तो CH2, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है बेटा जी, कार्बन के बाद आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से अटैच है, ये कुछ इस तरीके से अटैच है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा जी, अब दोनों के बीच में एक क्या आ गया, एक मीडिएटर आ गया, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए उधार, ठीक है, लेकिन आपने किसी को दिए, उसने किसी और को दिए, तो अब वो क्या कह रहा है, जब वो देगा तब मैं तेरे को वापस कर दूंगा। टल रही है बात, समझ रहे हो मेरी बात। तो बीच में क्या गया, कार्बन अगर बीच में आ जाए तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा जी, उल्टा एक्सेप्ट, खींचना शुरू कर देगा। क्लियर हो रही है बात। अब इसमें कौन कौन आ गए बेटा जी, जैसे CHO आ गया, ठीक है, COOH आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा डोनेटिंग में CH3 भी लिख लेना, ठीक है, डोनेटिंग में CH3 भी कर लेना। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। OR भी कर लेना बेटा जी, OR ईथर वाला जो ग्रुप लगेगा, वो भी डोनेटिंग ही होगा। CHO हो गया और COOH हो गया, बस बहुत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं थोड़े से एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मानो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ है, आपका क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और जो है अटैक करने, ठीक है, या मान लो OH लग रहा है, ठीक है, OH मान लो OH लगा हुआ है, ठीक है, और अटैक करने जो है कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, मान लीजिए NO2+ आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे और ऑर्थो पे, समझ गए मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पर COOH लगा हुआ है, ठीक है, और आ रहा है NO2+, ये अटैक करने आ रहा है, तो कहाँ अटैक करेगा बेटा जी, यहाँ पर मेटा पर, समझ गए मेरी बात, क्लियर, ओके डन, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपके हेलोजेंस के कन्वर्जन की बात करूं तो भी, और यूजुअली कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। जो आपका बेटा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका सेंड मेयर्स रिएक्शन, हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा जी ये वाला जो पार्ट है ये आपका एमाइंस वाले चैप्टर में आता है जनरली, और एमाइंस वाले चैप्टर से जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी, अच्छा देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका एमाइंस वाले चैप्टर में आता है, और वो काफी सारा पोर्शन जो है एमाइंस का लास्ट वाला वो हटा दिया है, ठीक है, पेपर में। बट ये बात ध्यान रखना कि वो सेम चीज आपकी किस में यूज होगी, कन्वर्जन में यूज होगी। कंप्लीट द रिएक्शन भले ही ना दे बट कन्वर्जन में यूज होगी, प्लस उसका वो जो पार्ट है वो आपका इसमें भी है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन में। तो बेटा कोई भी बच्चा वो पार्ट छोड़े ना, ठीक है, आई सजेस्ट यू मत छोड़ना, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस दिस यूज इन कन्वर्जन में यूज होता है। तो अगर तुम पार्ट छोड़ दोगे, ठीक है, तो उनका तो कुछ जाएगा नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे लेकिन कन्वर्जन में दे देंगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, तो छोड़ना मत। आते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेंड मेयर्स रिएक्शन। सेंड मेयर्स रिएक्शन बेटा जी जो सेंड मेयर रिएक्शन है ये क्या है कि आपका मान लीजिए मैंने ले लिया मैंने एनिलीन ले लिया। अब ये जो एनिलीन है इस पर हम क्या करते हैं बेटा, हम इस पर NaNO2 और HCl मिक्स करके डालते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो रिएक्शन कराई जा रही है या इस बात में कराई जा रही है, भाई वहीं पर ये टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, हम जो आपका कॉनिकल होता है उसमें एनिलीन लेते हैं और इसको हम मिक्स करके पहले NaNO2 और HCl डालते हैं आइस बात में रखकर इसको, ठीक है। क्यों इसको हमने एक साथ हमने ऐसे क्यों डाला है,
बिकॉज बेटा जी ये जब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो आपको पता है ये इससे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होकर ये HNO2 बना देगा। और बेटा जी ये जो HNO2 होता है ये स्टेबल नहीं होता, HNO3 इज स्टेबल, HNO2 इज नॉट, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होता। और ये क्या कराएगा यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म कर देगा, N2Cl कह लो, N2X कह लो, ठीक है, अगर Cl बनाया है तो यहाँ पर मैं N2Cl ले लेती हूँ, ठीक है बच्चा। इसको हम बोलते हैं डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो डायजोनियम सॉल्ट है इससे आप बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हो, बहुत सारी नेम रिएक्शन इससे आ सकती है, जैसे कि आपको जो बिल्कुल पहला है बेटा जी वो है आपका Cu2H2 और HCl, ठीक है, और HX कर लो इसको, ठीक है। तो मान लीजिए आपने Cl ले लिया, ठीक है, तो Cl लग जाएगा, Br लिया तो Br लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर X जो है बेटा जी आप Cl और Br का लेंगे, जैसे मैंने वहां पर भी बताया था ना एल्काइल कि आपको जब बिल्कुल फर्स्ट मेथड आपका प्रिपरेशन का बताया था वहां पर भी क्लियर किया था। तो ये क्या होगा बच्चा, ये बन जाएगा यहाँ पर आपका ये Cl लग जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका Ki डाल दोगे तो I लग जाएगा, CuCN KCN डालोगे बेटा जी तो Cn लग जाएगा, और आपका HBF4 डालोगे तो फ्लोरीन लग जाएगा, H3BO2 ये डालोगे बेटा जी तो आपका अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और H2O डाल दोगे बेटा जी तो आपका OH लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में यूज होती है बच्चा, तो इसको मत भूलना और छोड़ना मत बच्चा, बिल्कुल भी मत छोड़ना, अदरवाइज क्या होगा एग्जाम में बैठे रह जाओगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो सिलेबस से बाहर था, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, इसको शिमन रिएक्शन भी है इसके अंदर, तो वो नाम तो मैं नहीं करने, बट इनका हाँ एक और इसमें कर लो बेटा जी, ये जो है सैंडमैन रिएक्शन है, और एक होती है गॉटरमैन रिएक्शन। गॉटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं, ये कॉपर लिया हमने और हमने इसके साथ ले लिया इसका कोई भी ये HX, ठीक है, HX ले लिया। यहाँ पर भी बेटा जी अगर मान लीजिए आपने Cl लिया है तो Cl लग जाएगा, और Br लिया है तो Br लग जाएगा। जो क्लोरीन और जो आपका फ्लोरीन है और आयोडीन है उसको लगाने के अलग है, ठीक है। आयोडीन के लिए Ki डाल रहे हो, वो आयोडीन में आप यूज नहीं कर सकते इसको बनाने के लिए, ठीक है, और फ्लोरीन में यूज नहीं कर सकते, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन के सेम है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। मान लीजिए आपको एमीन से दे दे क्या बनाना है, बेंजीन, ठीक है, तो ये कन्वर्जन फॉलो होगा, एमीन से बनाना है एनिलीन से बनाना है आपको फ्लोरोबेंजीन, तो ये यूज होगा, एनिलीन से बनाना है साइनोबेंजीन। तो समझ में आ गया, फ्लो चार्ट समझ आ गया, ठीक है, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं हम बेटा, यहां से ये आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं हम, एंड विच इज फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, एल्कीन से बनाना सीखते हैं हम बेटा जी। जो एल्कीन से बनाना सीखेंगे तो एल्कीन वाला जो प्रोसेस है ये आप पहले भी पढ़कर आए हो, ठीक है, याद करो 11th क्लास, जो 11th क्लास है बेटा जी आप उसमें पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में एडिशन रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, याद आई कुछ, बिल्कुल याद तो आई होंगी, है ना, यादों में याद आई होंगी, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो बेटा जी जो एल्कीन है उस पर आप कैसे बना सकते हो इसको, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये इस तरह से, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चा मैंने इस पर मान लीजिए Br2 डाल दिया, ठीक है, तो ब्रोमीन जब मैं डालूंगी तो क्या होगा कि Br और Br यहाँ क्या होगा बेटा जी, ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी आपका जो रिएजेंट है वो क्या करे बेटा जी, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड पर क्या हो जाए, जाकर ऐड हो जाए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का जो रूल है बेटा जी वो है आपका मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल, और इसका जो ऑपोजिट है वो है बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है।
मार्कोनी कर्व एंड एंटी मार्कोनी कर्व। अब समझना इस बात को, जब तक आपकी ये दोनों चीजें सिमेट्रिकल है, जब तक तो आपको कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपका कोई एक पार्ट भी अनसिमेट्रिकल आ जाए, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा दिया और ऐड होने आ रहा है HCl, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगाऊं और नेगेटिव पार्ट कहाँ लगाऊं। तो इसके लिए क्या किया मैंने, उसके लिए हमने मार्कोनी कर्व के रूल को अप्रोच किया। मार्कोनी कर्व का रूल बहुत सिंपल सी चीज कहता है बेटा जी कि जो हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन होगा बेटा जी वो वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और आई कैन से पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट पार्ट व्हिच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको बेटर वे में जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं बेटा जी कि मॉडर्न मार्कोनी कर्व रूल कहता है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो सॉरी जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, ठीक है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन अगर मैं यहां बनाऊं और यहां बनाऊं तो इसमें कार्बोकेटाइन यहां पर जो है वो ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। तो आप कैसे भी समझ लीजिए इस चीज को, जिसको जैसे याद होता हो बेटा जी कोई परेशानी नहीं है, बस सवाल का आंसर सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हो गया मार्कोनी कर्व रूल। और एंटी मार्कोनी कर्व रूल जो होता है बेटा वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे कि H2O2, वो होता है आपका एंटी मार्कोनी कर्व रूल, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं, मार्कोनी कर्व रूल इज that negative part will attach to that carbon which is more stable, which has more stable carbocation, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट कि और यू कैन से कि हाइड्रोजन उस पार्ट से अटैच होता है जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, क्लियर। तो ये हो गया एडिशन का। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन करके दिखा दो तो हमें भरोसा हो जाए कि हाँ भाई आपको चीजें समझ में आ गई। HBr, ठीक है, देख लो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और नेगेटिव कहाँ जाएगा जहां पर कम होंगे। और आई कैन से नेगेटिव वहां जाएगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी, समझ में तो आया ही होगा, क्लियर डन। आपका एक काम है, इसका नाम बताना मेरे को, ठीक है, नाम बताना मुझे इसका। चलो क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी। अब प्रिपरेशन मेथड हमने यहाँ पर खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हेलोजन एक्सचेंज, ओके। अब बेटा जो हेलोजन एक्सचेंज है उसमें आपको समझ में ही आ रहा है कि एक हेलो कंपाउंड से हम दूसरा हेलो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। वो क्यों बना रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन टू। देखो बेटा जी, एक हेलोजन से हमें दूसरा हेलोजन कंपाउंड बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे पास क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने के तो बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड्स हैं, लेकिन फ्लोराइड बनाने के उतने अच्छे मेथड नहीं है। आयोडाइड बनाने के अच्छे मेथड हमारे पास नहीं है। फ्लोराइड का तो आपने देखा ही नहीं होगा कि मैंने कहीं बताया हो, HBF4 बताया था, लेकिन इनिशियल वालों में तो एक भी नहीं लिखा जब एल्कोहल से बनाए थे। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम जो बना है उसी में एक्सचेंज कर सकें अगर, तो वो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोराइड बेटा जो फ्लोरीन गैस होती है दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, तो उससे प्रोडक्ट बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कमर्शियली बहुत भी मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हेलोजन एक्सचेंज में देखो बच्चा, बिल्कुल फर्स्ट समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है RBr, ठीक है, और मैंने डाल दिया इसमें नाई, क्या डाल दिया, NaI, नाई डाल दिया, ठीक है, नाई डाला। ड्राई एसीटोन है इसमें, ड्राई एसीटोन बेटा जी मेरा वो है, क्या बोलते हैं इसको, रिएजेंट के साथ में जो आता है, कौन, हाँ बिल्कुल सही, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट आता है रिएजेंट के साथ में। भाई रिएजेंट को किसी चीज में डालोगे भी तो सही ना, तभी तो रिएक्शन होगी,
ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा जी, ये मेरा सॉल्वेंट हो गया, ये मेरा रिएजेंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा आरबीआर, ये मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो जब मैंने इसमें नाई डाला बेटा जी, आरबीआर में मैंने नाई डाला, नाई से याद रख लो, फ्रिंकल नाई, तो मेरा बन गया आर आई प्लस NaBr। क्यों जरूरत पड़ी वो मैंने बता दिया, कमर्शियल मेथड नहीं थे, आयोडाइड को बनाना इतना आसान नहीं था, तो हमने इसमें हेलोजन एक्सचेंज कराया। और ये किसने कराया बेटा जी, तो हमारे पास जो नाम आएगा वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन थे बेटा, उन्होंने ये किया, उन्होंने फिंकल नाई से याद रख लो, फिंकल नाई, ठीक है, फिंकल नाई और अंकल नाई, ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि क्या यूज करना था, नाई यूज करना था, ठीक है। किस में यूज करोगे, क्लोराइड और ब्रोमाइड में यूज करोगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्लियर। अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो बेटा जी, मान लीजिए कि मैंने ले लिया, क्लोरीन ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और मैंने रिएक्शन करा दी AgF से, या मान लीजिए मैंने ले लिया Hg2F2 या COF2 ले लिया, ठीक है, या Sb2F3 ले लिया, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी मैंने ले लिया, ठीक है। जब मैं इनमें से कुछ भी लूंगी तो मेरा आपको पता है क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। और ये बेटा जी, ये इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। जेईई मेंस पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, CBSE भी पूछ चुका है। तो आप बेस्ट मेथड ऑफ फ्लोराइड का याद रखिए, कौन है, स्वार्ट्ज है, ठीक है। स्वार्ट्ज से बनाते हैं बेस्ट मेथड, ठीक है। स्वार्ट्ज जो है वो बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्लियर। और याद रखिएगा स्वार्ट्ज किसका है, फ्लोरीन का, और फ्रिंकल के साथ कौन है, नाई। इंटरमिक्स मत कर देना, किसी का रिएजेंट किसी की कहानी, वो मत करना, ठीक है। चलो मुझे खुद नहीं पता मैंने इतनी देर सर क्यों हिलाया, ओ गॉड। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं कि वो दिखता कैसा है, ठीक है, कलर क्या है, और क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, यही सब हम उसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। बेटा जी ये चैप्टर मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूं कि जो आपका जो अगले चैप्टर्स होंगे उसमें मुझे ये सारी चीजें ना बतानी पड़े, ठीक है। ट्रिक जो है मैं अभी से बता रही हूं आपको, और प्लीज आगे वाले चैप्टर तक भूल मत जाना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आएंगे आपके रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे रीजनिंग पूछ सकता है बेटा, रीजन पूछ सकता है, ठीक है, या आपसे ऑर्डर पूछ सकता है। मान लीजिए दे दिया कि 4 कंपाउंड दे दी है आपको, और आपको बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो आते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ये क्या होता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो याद रखें दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वॉल फोर्सेस। और आपको पता है बेटा जी वॉन डर वॉल फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे जितना कि साइज बड़ा होता जाएगा। वॉन डर वॉल फोर्स इज इंटरैक्शन फोर्स। तो इंटरैक्शन कब बढ़ेगा, जब बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता जाएगा तो इंटरैक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो अगर साइज बढ़ेगा तो वॉन डर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वॉन डर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो यस बिल्कुल सही, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ओके अब आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा जी 1 2 3, हाँ लास्ट में आते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी करते होंगे, बढ़िया करते होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट बेकार,
बिल्कुल नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना एल्कोहल्स का होगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जितना एसिड्स का होगा, क्योंकि एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप बहुत सिंपली अपने मन में सोच सकते हो कि जो एल्काइल हैलाइड है उनमें 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 क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा, बिकॉज दे कैन फॉर्म यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, ओके। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ये पूरा हो गया। अच्छा बेटा, मैं नॉमेनक्लेचर की एक ट्रिक बतानी रह गई मेरी, तो नॉमेनक्लेचर की जो ट्रिक है वो सब पूरा हो जाए फिर बताती हूँ, ठीक है? अभी मुझे याद आया है बिल्कुल, तो वो ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही आसान है, आपका बहुत इजी हो जाएगी वो जो फंक्शनल ग्रुप सीरीज है वो पढ़ने। क्लियर? डन। अच्छा, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि RI, RBr, RCl और RF किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, समझ गए बच्चा। अब देखो, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये है और ये है, ठीक है, 4 ये ले लोगे, 4 ले लो, ठीक है। अगर मैंने इसमें पूछा आपसे बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा जी सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो कुछ स्फेरिकल शेप में आ गया ना, और जो स्फीयर होता है आपको पता है उसका जो एरिया होता है, मान लो ये 5 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया बेटा, स्फीयर शेप में आ गया, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में जो होगा उसका सरफेस एरिया आपको पता है कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। या मैं ये भी कह सकती हूँ जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये हो गया हमारे बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सिमेट्री कह लो या लैटिस एनर्जी कह लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिमेट्री बढ़िया है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़िया ही होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब यहां से मैं एक एग्जांपल आपके पास देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहां लिखा Cl, ये रखा, एक बार है ये मेटा पोजीशन पर और एक बार है ये पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो बताओ किसका बॉइलिंग ज्यादा? बिल्कुल सही, इसका ज्यादा होगा, सॉरी मेल्टिंग इसका ज्यादा होगा क्योंकि सिमेट्रिक ज्यादा है इसमें, ठीक है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, फिर ये। क्लियर? डन। तो सिमेट्री बढ़ेगी, अगर सिमेट्री बढ़ेगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि बेटा लैटिस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जितना ज्यादा लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उस लैटिस को तोड़ने के लिए, ठीक है। और लैटिस स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जितनी ज्यादा बढ़िया सिमेट्री उसमें होगी, तभी तो फंस पाएंगे एक दूसरे में, है ना। सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो? सिमेट्री होने से फायदा क्या हो रहा है? सिमेट्री होने से एक दूसरे में क्या हो रहा है बेटा जी? फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पूरा जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे, पैकिंग पढ़ते थे ना, HCP, CCP, FCC पढ़ते थे ना पैकिंग, बिल्कुल इसी तरह से। ओके, कि ऑक्यूपेंसी ज्यादा होगी, ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो जाएगी, लैटिस बढ़िया बनेगा, और लैटिस बढ़िया बना तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और तोड़ने में जितनी जो हम हीट दे रहे हैं वही क्या है हमारी, यस, मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर? अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डेंसिटी। अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने बढ़ जाएंगे डेंसिटी क्या होगी बेटा जी? उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चा डेंसिटी वाला क्वेश्चन, और एक है सॉल्युबिलिटी। तो डेंसिटी में सीधा सीधा लिख लेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आती है सॉल्युबिलिटी। बेटा जी याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कह लो इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम की, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा जी जो चेन होती है, ठीक है, जब आपने मिसल फॉर्मेशन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ी होगी तो आपने पढ़ी होगी हाइड्रोफोबिक चेन होती है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोफोबिक चेन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती जाएगी, ठीक है। तो वो उतना पानी में क्या होगी? कम सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर समझो, ये तो इन वाटर है। और हाँ बच्चा,
एक और चीज समझिएगा कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है वो लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पानी में कम सॉल्युबल क्यों होते हैं बच्चा? क्योंकि जो वाटर है, जो इनके बीच की जो एनर्जी है, देखो बच्चा यहां पर समझना, मान लीजिए मेरा पानी है, ये पानी है, ठीक है, तो इसके बीच का जो स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्ड है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने के लिए, अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ देखना, समझना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि कोई भी चीज जब सॉल्युबल होती है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कोई चीज सॉल्युबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कार्बन नंबर जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर में कम होती जाएगी। ठीक है, वाटर में क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वो क्या होते हैं, वो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं। आप इसका रीजन, बेटा ये जो रीजन है ये जरूर आता है पेपर में, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है ये 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको ये रीजन जरूर करना है। ठीक है, जरूर इसको ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, पेपर में दिस इज गोइंग टू कम। ओके, समझ में गया? डेंसिटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा बेटा जी, आपको ऑर्डर लगाने के लिए दे देगा। तो उसमें बिल्कुल आप जो फंडा बताए, जो ट्रिक बताई है, बस वो फॉलो करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसका जो इसमें जो क्वेश्चन आना है वो मैंने बता दिया। ओके, तो प्लीज अभी इतना पार्ट कर लो ढंग से। ओके, तो अब हम अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कर लिया। देखो, केमिकल रिएक्शंस में हमारी बेसिकली 3 तरह की रिएक्शंस आती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, देखो बच्चा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो चीजों में हो सकता है, एक तो हेलो एल्केन में हो सकता है और दूसरा हेलो एरीन में हो सकता है। जब हेलो एरीन में यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेटा जी वो होता है आपका ARSN। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSN। अब आते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जो होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, एंड इट्स काइनेटिक्स 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, डन। अब देखो बेटा, ये जो ARSN है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब ये ARSN बढ़ेगा, यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पर बढ़ जाते हैं तो। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर आते हैं एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड में 2 मैंने आपको बताया, एक बताया मैंने SN1 और दूसरा मैंने बताया आपको SN2। ठीक है, SN1 एंड SN2। अभी बेटा जी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं इनकी कुछ, कि ये वाला जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर एंड दिस इज बाइमॉलिक्यूलर। ओके, और ये हो गया, यहाँ पर वाले हैं बेटा जी यूनिमॉलिक्यूलरिटी को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अच्छा बेटा जी अब ये देखते हैं हमारा जो ये SN1 है और SN2 है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मैं वहां पर लिखती हूँ उसका मैकेनिज्म। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है बच्चा, सीधा Br अटैच्ड है। अब ये मैंने लिया न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा बेटा जी, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो अब ये कहां से अटैक करेगा, ये डायरेक्टली, देखो बच्चा, अगर ये यहां से अटैक करने जाएगा यानी कि सामने से अगर अटैक मारेगा तो इसे क्या होगा, यहाँ से, ये Br बड़ा है, काफी Br बड़ा है, इसके पास खुद भी लॉन पेयर्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये सामने से अटैक ना करके ये कहां से आएगा बेटा जी, पीछे से अटैक करने आएगा। ओके, क्योंकि सामने से अगर आएगा तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो बेटा हिंड्रेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि भीड़ भाड़, ठीक है, हिंडर होना,
ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई रास्ता है, ठीक है, और दो रास्ते हैं आपके, एक थोड़ा खाली है और एक में भीड़ जा रही है, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? जहां कम भीड़ है, ठीक है, जहां पर लोग कम जा रहे हैं। तो बिल्कुल वही इसने दिमाग से काम लिया और ये कहाँ जाएगा बेटा जी? पीछे से अटैक करने जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, एच एच एच, यहाँ मैंने लिख दिया ये बी आर है। अब होगा ये कि जो OH माइनस है वो यहां से अटैक करेगा। जब ये यहां से अटैक करेगा बेटा जी, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो OH है OH, इस तरह से कि ये बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ये जो बन गई, ये मेरी बन गई क्या? ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये क्या हो गया? ये अटैच हो गया और ये क्या कर जाएगा बेटा जी? ये लीव कर जाएगा। दिस इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने क्या करा दिया बेटा? लीविंग ग्रुप को लीव करा दिया और खुद क्या कर दिया? पीछे से अटैक कर दिया। जब इसने पीछे से अटैक कर दिया बेटा जी, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो गई। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो गई और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज कि ओरिएंटेशन क्या है? स्पेस में, इन स्पेस, यानी कि बाहर, पेपर से बाहर क्या ओरिएंटेशन है, कौन सा एटम कहाँ है। तो क्योंकि ये पीछे से आया तो इसीलिए ओरिएंटेशन क्या हो गई? उल्टी हो गई और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया बेटा जी? इन्वर्जन हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ कि SN2 में क्या होता है बच्चा जी? इन्वर्जन होता है ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कहां से अटैक हुआ बच्चा? पीछे से अटैक हुआ, तो मैं लिख दूं यहां पर बैक साइड अटैक। क्यों हुआ ये मैंने आपको समझाई दिया, ओके। बेटा एक चीज याद रखना कि SN2 रिएक्शन उन्हीं में होती है जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये इनका ऑर्डर है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई आपके पास रिएक्टेंट है वो इस तरह का दिखता है और कोई मेरे पास रिएक्टेंट है वो इस तरह का दिखता है, CH3 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 और यहाँ पर Br लगा है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा जी? ये तो याद रखना, ये सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। एल्लाइलिक, बेंजाइलिक सबसे पहले, फिर एलाइलिक और फिर उसके बाद ये चेंज हो जाता है, यानी कि बेंजाइलिक एलाइलिक पहले ही रखना है। उसके बाद वाला ऑर्डर क्या हो गया इसका? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बेटा। ये वाली जो मैकेनिज्म है ये आपको जरूर करनी है, पेपर में आती है 2 से 3 नंबर में। एक मैकेनिज्म पूछता है, 4-5 मैकेनिज्म है आपकी, इसमें है एल्कोहल वाले चैप्टर में भी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में नहीं है। तो ये 2 चैप्टर हैं, इनमें टोटल मिला के 4 मैकेनिज्म आपकी आती है। तो आपको ये चारों मैकेनिज्म अच्छे से करके जानी है एंड यू विल गेट योर 2-3 मार्क्स, ठीक है। शॉर्ट आएगी मैकेनिज्म में, ठीक है। तो SN2 की मैकेनिज्म ये मैंने आपको करा दी है। अब हम चलते हैं SN1 की मैकेनिज्म करने, ठीक है। अब देखो बच्चा, SN1 में क्या होगा? SN1 में सामने से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बनता है? एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास में ये है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और इस पर वो न्यूक्लियोफाइल आया है अटैक करने, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आके अटैक करना चाहेगा बच्चा, तो आप यहाँ सोचो हिंड्रेंस तो यहाँ पर भी है ना। तो वो क्या प्रेफर करेगा कि तू पहले अलग हो जा, तू पहले लीव कर जा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या पोलैरिटी, मैंने कहा ही था, जहां पोलैरिटी वहां लड़ाई, वहां झगड़ा, वहां पे रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए बेताब, ठीक है। तो ये लीव करेगा, ये जब लीव करेगा तो बच्चा यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया, ये मेरा हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। अब होगा क्या कि जो OH माइनस है बेटा जी, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, वो सामने से सीधा बिल्कुल अटैक मारेगा इस पर, और बिल्कुल सामने से अटैक मारेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका रीटेंशन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, रीटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब देखना, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है बेटा जी? आपका कार्बोकेटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये 3 डिग्री में पहले होगी, फिर 2 में, फिर 1 डिग्री में होगी, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री। इसमें कहाँ अटैक हो रहा है बेटा जी? आपका फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है। अब बस आपका ये जो पॉइंट है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इसको और यहाँ पर ये समझ लिया, उसका और थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा जी, यहाँ पर ये जो इन्वर्जन था, वहां पर तो सीधा इन्वर्जन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि आपका फ्रंट अटैक भी होगा, और कुछ अटैक जो है वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो दोनों काम करे, यानी कि वो फ्रंट से भी अटैक कर रहे हैं और बैक से भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, एक तो रिटेंशन वाला, एक इन्वर्जन वाला, ठीक है। और बेटा जी रिटेंशन और इन्वर्जन वाले जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, वो आप समझ सकते हो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। रिटेंशन मतलब ये यहाँ लग गया, इन्वर्जन वाले ये OH कहाँ आ गया? पीछे आ गया, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट होंगे। तो अगर ये दोनों बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन। क्लियर? क्लियर? अब ये रेसेमाइजेशन यहाँ पर SN1 रिएक्शन में हो जाती है, रेसेमाइजेशन, ठीक है। अब देखना बेटा, थियोरेटिकल रेसेमाइजेशन, दो कॉन्सेप्ट आ गए इसमें। एक थियोरेटिकल रेसेमाइजेशन का मतलब हो गया कि 50% ही ये हो, 50% ही ये हो, ठीक है, ये भी 50% बना हो और ये भी 50% बना हो, तो हो गई आपकी थियोरेटिकल रेसेमाइजेशन। लेकिन होता क्या है कि जो आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इन्वर्जन है बच्चा, वो ज्यादा होगा किससे? रिटेंशन से। और रिटेंशन से ज्यादा होने की वजह से देखो बेटा जी, रेसेमाइजेशन अभी भी है। रेसेमाइजेशन का मतलब क्या? कि दोनों बने, ठीक है, दोनों 50-50 बन गए तो थ्योरेटिकल रेसेमाइजेशन, ठीक है। और अगर एक का भी अमाउंट मान लीजिए ये बन गया आपका 51%, ठीक है, और रेस्ट वो है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये हो गया आपका प्रैक्टिकल रेसेमाइजेशन और पार्शियल रेसेमाइजेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल रेसेमाइजेशन और पार्शियल रेसेमाइजेशन, प्रैक्टिकल और पार्शियल रेसेमाइजेशन, ठीक है। क्लियर? बेटा जी इसका ये मैंने यहाँ पर आपको ये पूरे सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं। आपको यही काम करना है। मान लीजिए आपका SN2 का पूछ ले आपका मैकेनिज्म, तो आप क्या लिखेंगे? पहले SN2 लिखेंगे, ठीक है, वो ये सारे पॉइंट लिखेंगे और फिर मैकेनिज्म लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। मान लीजिए पूछा SN2 का मैकेनिज्म डिस्क्राइब करिए, या मान लीजिए यही रिएक्शन दे दी कि इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रट के चले जाते हैं और बेचारों को दे देते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करना है? पहले SN2 के पॉइंट्स लिखने हैं, SN1 SN2 जो भी है उसके पहले पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट बना के लिख दो, फिर उसके बाद लिखो मैकेनिज्म और फिर ये मैकेनिज्म डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप फाइनल टच दो आंसर को, ठीक है, जब आप कॉपी में फाइनल टच दोगे उसको, तो आपको ये काम करना है कि इनके नाम लिखते जाना है। यहाँ पर मान लो इसका नाम तुम्हें आता है तो नाम लिख दो, किसी को नाम नहीं आता तो यहाँ लिख दो रिएक्टेंट, यहाँ लिख दो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो लीविंग ग्रुप, ठीक है। इसका बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है बेटा जी, बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, प्लस आपके मार्क्स भी सिक्योर हो जाते हैं कि पूरे नंबर ही मिलेंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके से आंसर करना है इसका। दोनों की मैकेनिज्म हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बेटा होता क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन होगी तो वो ना कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन देती है। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन, ये ही रिएक्शन आप दोनों करवा रहे हो, तो इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन का भी बन जाता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो उतना तो आपसे नहीं पूछेगा, CBSE वालों से उतना नहीं पूछेगा बेटा जी। आपको क्या करना है, जितना मैं एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ उतना कर लो एंड यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पर। इसमें अभी हमारा ARSN बचा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा जी जो है सिंपल है कि आपका कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाए, रिएक्टेंट से एलिमिनेट हो जाए, वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट आते हैं बच्चा आपका, कि एक होता है सेट-जेफ रूल यूज होता है, सेट-जेफ रूल, ठीक है, ZZEF भी कहते हैं उसको, और एक होता है हॉफमैन।
बेटा हॉफमैन तो आपसे नहीं पूछेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन सीबीएसई वाले बच्चों से नहीं पूछेगा, कंपटीशन वाले बच्चों से पूछेगा बेटा जी, ठीक है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो सेट्स रूल जो है वो सिंपल सी बात कह रहा है कि मोर substituted alkene is more stable, यानी कि मेजर कौन बनेगी, वो एल्कीन बनेगी जो कि क्या होगी बेटा जी, आपकी ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन की बहुत बढ़िया ट्रिक है कि अल्कोहलिक KOH जहां पर भी लिखा हो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा जी आपकी होगी ही होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ Br लिखा है मैंने, और ये हो गया आपका, यहाँ पर CH3 है, ये हो गया आपका CH, और ये CH2 हो गया, CH2, ठीक है, ठीक है, CH2, और ये हो गया बेटा जी आपका यहाँ Br लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन, इसमें आपने डाला एल्कोहलिक KOH। जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH डालोगे, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि ये ग्रुप लीव करना है। ये ग्रुप किसके साथ लीव करेगा बेटा जी, किसके साथ भागेगा, पड़ोसी के साथ, ठीक है। पड़ोसी कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, तो यानी कि ये दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे बेटा जी, भाग जाएंगे किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया, ये मिल जाएगा। हाँ, अब देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड से क्या मतलब है, एक बार ये वाला भी आप एक बार इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ब्रोमीन, और ये हो गया CH2 CH3, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब एल्कोहलिक KOH है, मैंने वापस से डाल दिया, अब ये हाइड्रोजन भी इसके साथ भागने को तैयार है, ये हाइड्रोजन भी कह रहा है कि मैं भी भागने को तैयार हूं, और ये भी कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं भी जमूंगा, ठीक है। तो अब ये दोनों में से भी यार किसके पास जाए, उसके पास ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है भाई, दोनों ऑप्शन आ गए, ये भी हाइड्रोजन तैयार, ये भी हाइड्रोजन तैयार, तो हाइड्रोजन सोचेगी कि मैं जहां ज्यादा, Br सोचेगा कि जहां मैं ज्यादा स्टेबल, वही हाइड्रोजन के साथ मैं जाऊंगा। देखो यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी बेटा, तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, ड्यू टू, याद करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है, देखते थे ना। तो आप क्या है, ये वाला जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस वाले हाइड्रोजन से जाएगा ये, और यू विल गेट दिस CH2 CH3। इसका मतलब क्या है, यही है कि आपका सेट्स रूल, हॉफमैन एलिमिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर। चलो बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं अपना, अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स में, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स में बेटा जी आपकी नेम रिएक्शन आएगी, एक आएगा आपका फ्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, और आपने पढ़ा होगा वुड्स, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसको भी हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद मेटल्स में आपको याद होगा बेटा जी, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते थे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता था, देखो आपने डाला CH3, मान लीजिए आपके यहाँ Br है, ठीक है, आपने मैग्नीशियम डाला, ठीक है, इथरल आप सोल्यूशन लेते थे, तो क्या होता है बेटा जी, इस पर अटैक करके क्या बना देगा CH3 MgBr, क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये क्या है बेटा, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब होता है जहां पर कार्बन किसी मेटल के साथ में बॉन्ड बना ले, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद मेटल, ये यूज होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में। मान लीजिए मैंने C2H5 Br यहां ले लिया और Mg डाल दिया, तो बन जाएगा C2H5 MgBr, ठीक है। अब ये यूज होगा बेटा जी कन्वर्जन में, जब आप कन्वर्जन में एक से दूसरा बनाओगे, ठीक है, आपको ये बनाना पड़ेगा बेटा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन में आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड समझते हैं बेटा जी, आपकी आती है रिएक्शन विद मेटल्स में वुड्स रिएक्शन। अब देखो बेटा वुड्स रिएक्शन क्या होंगी, बहुत सिंपल है, पढ़ी थी आपने RX प्लस Na प्लस XR, ठीक है, दोनों का मेल करा दो, क्या बन जाएगा बेटा जी, R के बीच में बॉन्ड बन गया और बन गया NaX, 2Na ले लीजिए, ये हो गया वुड्स रिएक्शन।
एक थी बेटा जी आपकी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, सेम ही चीज है लेकिन अब क्या ले रहे हैं हम, हेलोएरीन ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चा आपका फिटिक रिएक्शन, और क्या बन गया, बाइफिनाइल बन गया। बेटा ये कन्वर्जन बहुत पूछता है आपसे, ठीक है, वो बोल देगा क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा जी, जब आपका वुड्स और फिटिक आप दोनों को मिला दो, यानी कि एक तो ले लो हेलो एल्केन और एक ले लो हेलो एडिन, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन आपका जो बन गया वो हो गया XR, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, ये निकल जाएगा, ये पूरा निकल के आ जाएगा बाहर और R उस पर अटैच हो जाएगा, और ये क्या बन गया बेटा आपका, ये क्या हो गई, ये क्या रिएक्शन हो गई, ये वुड्स रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन, वो वुड्स फिटिक रिएक्शन मिक्स कर दिया हमने, ठीक है, वुड्स फिटिग ओके, फिटिग रिएक्शन। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात, ओके। अब देखो बेटा, यहां पर आपसे पूछ सकता है क्लोरोबेंजीन टू क्या पूछ ले, मान लीजिए टॉलिन पूछ लिया, ठीक है, तो कन्वर्जन देख लो एक ही स्टेप की है, लेकिन बस याद रहनी चाहिए आपको, ये पता होंगी याद होंगी, लेकिन कन्वर्जन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। चलो बेटा जी, अब हम मूव करते हैं वन ऑफ आवर लास्ट पार्ट, जो है हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पार्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ARSN, यानी कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सबसे पहले बेटा जी ये समझ जाओ कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो, उन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल होता है एल्काइल हैलाइड से। इसका रीजन है, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब बनाकर देखोगे तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है उसमें, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड, ये मैं जो आपको ये जो लाइन कर रही हूं मैं, इस वाले बॉन्ड पे बेटा जी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। एक रीजन ये भी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि पता है उसको कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है और उस सामने वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते बेटा, रिपेल मारते, ठीक है, रिपेल मारने की वजह से भी रिएक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा रीजन इसका ये है कि अगर मान लो ये निकल गया तो फिनाइल कैटायन बनेगा विच इज वेरी वेरी अनस्टेबल, और फिनाइल कैटायन बनेगा तो फिर रिएक्शन बहुत ही अनस्टेबल होगी, इसलिए रिएक्शन कम होती है, रिएक्शन कराना इस पे क्या है बेटा, मुश्किल है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुश्किल है, नामुमकिन तो है, मुश्किल है तो करते हैं, कोई बात नहीं, बट आपसे रीजन पूछेगा कि एल्काइल हैलाइड में आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, एराइल हैलाइड में नहीं होती। नोट्स में मैंने लिख दिया है, एक बार रीजंस को देख लेना, ठीक है, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है बेटा जी, ठीक है। तो चलो, अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करने आना है, और रिएजेंट मुझे पता ही है, सॉरी रिएक्टेंट मुझे पता ही है, मेरा यहां लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, और मैंने इस पर क्या डाला बेटा जी, NaOH डाल दिया। अब आपको पता है कि NaOH डाला मैंने, 623 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, 300 ETM प्रेशर ले लिया। क्यों मुझे इतना सब लेना पड़ा, क्योंकि इस पर रिएक्शन कराना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हुआ, इतना क्रूशियल कंडीशंस जो मैंने ली उसकी वजह से Cl हटकर क्या आ गया बेटा जी, OH आ गया। क्लियर, अब देखो अगला पार्ट, इसी में मान लीजिए Cl है और मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है, तो होता है क्या बेटा जी, आप लेते तो NaOH ही हो क्योंकि आपको OH लगाना है, लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने NO2 लगाया ना, और NO2 लगाते ही हुआ ये कि जो रिएक्शन का रेट था वो बढ़ गया, रिएक्शन आसानी से हो गई, क्योंकि कोई ऐसा आ गया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था रिंग से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था रिंग से। अब यहां समझो, मान लो कि अगर यहां पर Cl हो और मैं यहां तीनों पर NO2 लगा दूं बेटा जी, तीनों पर, देखो अभी 2 पर लगाया, मान लो मैंने 2 पर NO2 लगा दिया, तो होगा क्या बेटा जी कि यहां पर आएगा NaOH
और जो टेम्परेचर है वो 636 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है, 668 ले लो, 68 के अराउंड इसका टेम्परेचर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये H2O H प्लस, ठीक है, और क्या होगा बच्चा, ये बन जाएगा आपका ClOH OH, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गलत गलत गलत, NO2 यहाँ पर क्या लग गया, OH। क्लियर? अब देखना बेटा जी, अब अगर मैं 3 NO2 लगा दूं, तीनों NO2 लगा दूं तीनों पर, ठीक है, तो होगा ये कि सिर्फ आप वार्म कर दो इसको, H प्लस डाल दो, वार्म कर दो, गर्म कर दो सिर्फ, ठीक है। NO2 की पावर देखना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे अपने तरफ, खींच रहे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा जी, बहुत ही आसानी से क्या कर लेगा बेटा जी, अटैक कर लेगा। जब बहुत आसानी से अटैक कर लेगा तो आपको क्या बन जाएगा बेटा, आपको क्या बन जाएगा, OH NO2 NO2, ठीक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। और आप यहां लिख लेंगे कंक्लूजन इज कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ती है बेटा जी, बढ़ती है, गांठ बांध के याद कर लो। चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं हम अपने, ठीक है, इसको कर ही लिया होगा, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा जी अब किसने आना है अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल है, चलो कराते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक याद है, नहीं याद आ रहा? अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ाया था, डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ चलो करते हैं अभी। अब सोच लो Cl क्या है, डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग? तो अगर इलेक्ट्रोफाइल सामने वाला आएगा तो वो अटैक कहां करेगा, देखो ये रहा मेरा क्लोरीन लगा हुआ है और मैंने क्या किया, मैंने इस पर अटैक करा दिया, किसका, Cl2 का अटैक करा दिया। अब बेटा Cl2 के साथ ना मुझे लुईस एसिड भी लेना पड़ता है, तो विच इज एनहाइड्रस FeCl3, ये लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से Cl प्लस निकलेगा। अगर मान लो मुझे क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, HNO3 प्लस H2SO4। और अगर मुझे सल्फोनेशन कराना है तो मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को, यहां से मेरा Cl प्लस जनरेट होगा, यहां से NO2 प्लस जनरेट होगा और यहां से SO3H प्लस जनरेट होगा। ये रिएक्शन होगी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाना है। अब मुझे आप खुद बता दो कहां अटैक होगा, भाई कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पर, बिल्कुल सही। तो ऑर्थो और पैरा पर अगर होगी तो ऑर्थो और पैरा पे इनको हम क्या कर देंगे बेटा जी, लगा देंगे। हाँ बहुत ही आसान है, मेजर और माइनर आपको पता ही है, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर, डन। क्लोरीन SO3H। अब बेटा जी अगर आपसे कोई कन्वर्जन में पूछे या कंप्लीट द रिएक्शन में पूछे तो कर लोगे, नॉट अ बिग डील। बस रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए, अगर पहचानना आता है कब तक याद करोगे, कब तक ऑर्गेनिक में था रिएक्शन है बच्चे, कब तक आप याद कर लोगे, आप लोग नहीं हो सकता इतना याद करना, ठीक है। चलो अब बेटा जी आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट आते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या करते हैं बेटा जी, हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, और एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप लगाते हैं। इसका रिएजेंट होता है CH3Cl एनहाइड्रस, कुछ भी ले लो, FeCl3 ले लो, ठीक है, या AlCl3 ले लो, AlCl3 ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको, AlCl3 ले लो और यहां ले लो CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। ये बेटा इसलिए लिया जाता है, ये लुईस एसिड है इसलिए लिया जाता है ताकि Cl को एब्जॉर्ब कर सके, Cl को वहां से निकालेगा तभी जाके ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। यहां से ये जनरेट करता है CH3 प्लस
और यहाँ से ये जनरेट करता है CH3CO प्लस, क्योंकि ये Cl को लेकर क्या बना देगा, AlCl4 माइनस बना देगा। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोफाइल। अब यानी कि कुछ नहीं बच गया, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। यानी कि अब अगर मुझे इस पर अटैक करवाना है, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मान लीजिए मुझे करानी है, तो मैं क्या कर लूं बेटा जी, ये ले लूं CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। क्या हो जाएगा, कहाँ अटैक कर लेगा बेटा जी, बिल्कुल सही है, Cl है, यहाँ पर अटैक कर लिया ऑर्थो पर, और यहाँ पर अटैक कर लिया हमारा पैरा पर, हो गया, बस खत्म बात। अगर मान लीजिए मुझे एसाइलेशन कराना है, तो एसाइलेशन में कैसे कराऊंगी, देखो एसाइलेशन कैसे कराओगे बेटा, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, और ये मिल गया आपका Cl COCH3, और क्या मिल गया बेटा जी, यहाँ पर ये Cl है COCH3। बताओ, क्लियर, डन। चलो अब हमने ये पूरा कवर कर लिया है। आखिर का जो पार्ट है बेटा वो थियोरेटिकल है, CBSE वाले बच्चों को वो लास्ट वाला पार्ट पोर्शन नहीं करना है, और जो जेई वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, उनको पोर्शन छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब इसकी जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप उस PDF को पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे क्या कर सकते हो, मेल या कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।